हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। हम इस क्लास में पढ़ेंगे एलिमेंट्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12th। हम यहाँ पे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये जो हम सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। नया सिलेबस जो अभी 2023 में नई बुक्स हमारी जो बनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस सिलेबस को कवर करेंगे, क्लास 12th के मैथ्स का सिलेबस। तो चलिए आज हम चैप्टर 1 को शुरू करते हैं, क्लास 12th चैप्टर 1 मैथ्स, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन एंड फंक्शन में को जानने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले सेट को। तो सेट क्या होता है, जो कि हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे कि ग्रुप किन्हीं भी चीज़ों को इकट्ठा करके रख दिया, उसी को हम कलेक्शन कह देते हैं। लेकिन किस चीज़ को इकट्ठा करके रखना है, हमें किसका कलेक्शन करना है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड से हमारा मतलब यही है कि वो जो चीज़ें जिनका हम कलेक्शन करेंगे वो सभी पर्सनस के लिए सेम होनी चाहिए। सेम मतलब एक जैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का। आप किसी भी इंसान से पूछेंगे, चाहे अमेरिका में जाके या कहीं भी जाकर किसी से भी पूछेंगे, दुनिया के दूसरे कोने में जाके भी, तो नेचुरल नंबर्स ही बताएगा कि जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेम गोज़ फॉर होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का, इंटीजर्स का, ये सारे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सभी के लिए सेम है, और इन्हीं का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। मतलब दुनिया में कुछ ऐसे भी चीज़ें जो सभी पर्सन के लिए चेंज नहीं होती, यानी कि हर इंसान टू इंसान कलेक्शन ग्रुप्स बदल जाता है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। अब ये जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का कलेक्शन है, जैसे कि किसी एक इंसान के हिसाब से बेस्ट हो सकता है विराट कोहली, रोहित शर्मा या कोई और। बेस्ट क्रिकेट प्लेयर किसी दूसरे इंसान के हिसाब से हो सकता है वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी या शुभमन गिल या कोई और। यानी कि आपके हिसाब से बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कोई और भी हो सकता है। इसलिए ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो ये कलेक्शन तो कहलाएगा, लेकिन ये सेट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए सेम नहीं है, एक जैसी डेफिनेशन नहीं रखता है। फिर हमने 11th क्लास में सेट को सीखा था, और फिर बाद में सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट भी करी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो हम मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, लेट ए बराबर 2,3 एंड बी इक्वल्स टू 4,6। नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2,4, 2,6, 3,4, 3,6। ए आगे लिखा है तो पहला एलिमेंट हम ए से ही लेते हैं, बी बाद में लिखा है तो दूसरा एलिमेंट बी से लेते हैं। जैसे कि 2,4, तो 2 ए से आया है और 4 कहाँ से आया है, बी से आया है। ये जो हमने करली ब्रैकेट में क्रॉस बी को लिखा है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं, इन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का नाम देते हैं। पहले पढ़ा सेट के बाद आई कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के आगे हमारे पास आता है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, चलिए रिलेशन को देखते हैं हम लोग। रिलेशन इज जस्ट ए कंडीशन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी हमने, उसके ऊपर एक कंडीशन और लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिलेशन। अभी कुछ देर पहले, कुछ ही सेकंड्स पहले हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट लिखी थी, ए क्रॉस बी, ए सेट पे और बी सेट पे। तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आई थी, देखना ज़रा, 2,4, 2,6, 3,4, 3,6। यानी कि ए और बी के एलिमेंट को यदि हम क्रॉस करते हैं, मिलाते हैं, तो मैक्सिमम ये 4 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं। अभी इसी क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर हम लगाते हैं रिलेशन, एक कंडीशन। क्या कंडीशन लगा दी, देखना, लेट आर इज इक्वल टू ए कोमा बी, कि आर सेट के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे ए और बी ऑर्डर्ड पेयर में, सच दैट, ऐसे लिखेंगे कि b बराबर 2a। b यहाँ पे देखो बाद में है, तो बाद वाला पहले वाले का डबल होना चाहिए, b इज इक्वल्स टू 2a। ये कंडीशन हमने लगा दी है यहाँ पे, ये वाली किसके ऊपर लगा दी, a और b में, a कोमा b पे। a कोमा b कहाँ पे लिखा जाएगा, r में। और जो a और b जो ये एलिमेंट्स लिए गए हैं कहाँ से आएंगे, a सेट से, और b वाला जो आएगा वो आएगा b सेट से रिस्पेक्टिवली। हम इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, यहाँ पे गलती हो गई है कि A belongs to A set and B belongs to B set।
कि जो ए एलिमेंट है पहले वाला वो ए सेट से आ रहा है, बी एलिमेंट बाद वाला बी सेट से आ रहा है। अब जैसे ही हमने इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई तो हमारे पास आर सेट आ गया है। यहाँ पे क्या आया, आर इज इक्वल्स टू 2,4। 2,4 ही क्यों लिखा है यहाँ पे, क्यों, देखो जो बाद वाला है बी क्या है 4, पहले वाले का ए का डबल होना चाहिए, तो ए का 2 गुणा 2 2 जा 4, तो 2,4 है ना। और ये कहाँ से आ रहा है, ये देखो ए क्रॉस बी से ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी के ऊपर ही हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो ये बाद वाला है पहले वाले का डबल होना चाहिए, तो 4,2। दूसरा देखते हैं, क्या 2,6 आर में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि बाद वाला जो है पहले वाले का डबल नहीं है। बी इज़ नॉट इक्वल टू 2a, यहाँ पे 6 2 यानी कि 3 टाइम्स हो गया। सो दिस कैन नॉट बी रिटन इन टू द रिलेशन। 3,4 ये भी नहीं है, 3,6 ये बिल्कुल आ सकता है। 6 डबल है किसका, 3 का पहले वाले का, हमें यही चाहिए। तो 3,6 आर यानी कि रिलेशन में आ गया है। तो हमारे पास एक सेट था ए, दूसरा सेट था बी। इन दोनों सेट पे हमने एक रिलेशन लगाया आर कि ए कोमा बी, रिलेशन में ए और बी आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे, बी इज इक्वल टू होना चाहिए 2a, और ए बिलोंग करेगा ए सेट से, बी बिलोंग्स करेगा बी सेट से। तो हमने ये आर सेट लिख दिया। और ये जो आर सेट आया है ये कहाँ से आया है, ए क्रॉस बी से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा यही होगा कि जो भी रिलेशन होता है ना, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन निकल के आता है वो ए क्रॉस बी से निकल के आता है। सिंपल सी बात यही है कि जो रिलेशन होता है वो रिलेट करता है द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू सेट्स, किन्हीं भी दो सेट के एलिमेंट्स को रिलेशन रिलेट करता है, उनके अंदर संबंध बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2,4 दो एलिमेंट हैं, दो सेट से आए हैं, 2 तो आया है ए सेट से, 4 आया है बी सेट से। इन दोनों को रिलेट किया है, किस रिलेशन से रिलेट किया है, इस वाले रिलेशन से, b इज इक्वल्स टू 2a से। और हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अभी हमारी क्लास 12th का जो मेन टॉपिक शुरू होता है वो होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। तो चलिए जल्दी टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं, फिर हम इनको एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास टाइप आता है वो होता है एम्प्टी रिलेशन। सो एम्प्टी रिलेशन इज जस्ट एम्प्टी रिलेशन, मतलब इस रिलेशन के अंदर कुछ भी नहीं आता। हमने जैसे कि ए क्रॉस बी में लिखा 1,2 3,4, और हमने एक रिलेशन लगाना है, इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई कि कोई भी दो एलिमेंट लिए एक्स और वाई ऐसे होने चाहिए वो कि वाई बराबर होना चाहिए एक्स क्यूब, दूसरे वाला पहले वाले का क्यूब होना चाहिए। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है क्या यहाँ पे 1,2, 1 का क्यूब 1 ही, 2 के बराबर बिल्कुल नहीं आएगा। 3,4 पहले वाले का क्यूब करना है, देखो x पहले है तो x का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 3 3 होती है 27, इक्वल टू आना चाहिए 4 के, नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कुछ कहीं भी है ही नहीं। तो यहाँ पे R के अंदर इनमें से एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिखा जाएगा। सो R बराबर 5, इट इज़ जस्ट एम्प्टी रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जब ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट रिलेशन के अंदर आ जाए, वही हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है। अगला जो टाइप होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तीनों हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्लास 12th के लिए। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके बारी बारी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ज़रा ध्यान से सुनना इसको। सबसे पहला काम, हम कोई भी एलिमेंट लेंगे किसी भी सेट से, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए। ए कोई भी एलिमेंट है, किसी भी कोई भी एक सेट से हमने ले लिया। इस सेट के ऊपर हम अब एक रिलेशन लिखने जा रहे हैं आर। यदि रिलेशन के अंदर a, आ जाए तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों, वो इसलिए कोई भी एलिमेंट जब खुद के साथ ही रिलेशन बनाता है उसी को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देते हैं। हिंदी में व्हेन एलिमेंट रिलेट्स टू इटसेल्फ, रिलेट्स टू इटसेल्फ, जब वो खुद के साथ रिलेशन बना लेते हैं ना, तब हम उसको क्या कहते हैं कि वो जो रिलेशन हो गया वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। बहुत आसान। फॉर एग्जांपल एक सेट लिया हमने, आर इज एक कोई भी एक सेट लिया, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और कोई भी एक रिलेशन लिया आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ए सेट के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन में आया 1 1 2 2 3 3, यानी कि एलिमेंट का सेट का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 1 को पकड़ा तो 1 का रिलेशन खुद के साथ है 1 1 है भाई, 2 का
खुद के साथ है, 2 2 बिल्कुल है, 3 का भी खुद के साथ है, 3 3। देयरफॉर दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, सेट यही रखते हैं, चलो दूसरा ले लेते हैं ABCD, और इसके अंदर हमने एक रिलेशन लगा दिया AA, AB, CD, CC, BB और कुछ नहीं लगाया, यह है A, B। तो चलो एलिमेंट हमारे पास सेट तो दिया ABCD, रिलेशन में हमारे पास सबसे पहले तो आया A, तो A के हिसाब से तो रिफ्लेक्सिव हो गया। B है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या होना चाहिए B, B, तो B, B भी है। C है, C के हिसाब से C, C भी है। D है, D के हिसाब से क्या होना चाहिए D, D, लेकिन रिलेशन में नहीं है, नहीं मिला, तो ये जो रिलेशन है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि जो चीज़ हमें सेट में दी गई है वो एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाना चाहिए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हम दूसरा टाइप देखते हैं जो कि हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी बिल्कुल आसान सी है। सिमेट्रिक के अंदर हम एक साथ दो एलिमेंट लेते हैं, तो लेट A, B बिलोंग्स टू R। A और B यदि रिलेशन में आएगा, देन यदि B, A भी रिलेशन में आ जाता है, सो इट इज़ सिमेट्रिक, तब तो इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया, जैसे कि हमने कोई भी एक सेट लिया A इज़ इक्वल टू ABC, इसके ऊपर एक रिलेशन लगाया R इज़ इक्वल टू AB, BC, BA, CB। तो देखो A, B आया, तो A, B का उल्टा चाहिए, क्या होता है BA, तो BA भी रिलेशन में है, बिल्कुल इसके हिसाब से हो गया सिमेट्रिक। BC, CB चाहिए, CB भी है, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक रिलेशन हो गया हमारे पास। जो गिवन है उसका अपोजिट होना चाहिए, तब तो ये सिमेट्रिक है। चलिए इसी के ऊपर एक और रिलेशन लगाते हैं, R इज़ इक्वल्स टू A, A, B, B, C, C। याद करो, ऐसा कुछ अभी अभी देखा था ना हमने, ये कैसा है रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव? इसलिए है क्योंकि जो एलिमेंट सेट में दिया गया है वो खुद के साथ रिलेशन बना रहा है, और वो भी सारे के सारे, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। दूसरा चलो चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा है यदि A, B है तो इसका इन्वर्स B, A भी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं है। तो चलो A, A है तो A, A का उल्टा खुद A, A ही होगा, तो ये तो है ही, तो इसके हिसाब से हो गया। B, B का अपोजिट B, B, तो B, B है। C, C भी, C, C भी, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी। थर्ड टाइप जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव के अंदर हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं, A, B और C। यदि हमारे पास A, B बिलोंग्स टू रिलेशन करें एंड B, C रिलेशन में आए, देन क्या और आना चाहिए हमारे पास, आना चाहिए A, C रिलेशन में आना चाहिए, तब तो ट्रांजिटिव कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। इसको चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा करने का तरीका यदि आपका सही हो तो ये बहुत आसान हो जाता है। देखो कैसे, A, B बाद में B है, तो वो एलिमेंट ढूंढना जिनके शुरुआत में B हो, तो शुरू में B आ गया ना, तो हमें क्या और चाहिए A और C, तो A, C मिल जाए तो ट्रांजिटिव, नहीं मिले तो नहीं। जैसे कि आसान सा लेट कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, A इज़ इक्वल टू 1 2 3। हमने आसान सा एक रिलेशन बनाया है, जैसे कि R इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 2 3 1 और 3, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो 1 2, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे 1 2 है, तो आपको शुरू में लास्ट में यहाँ पे 2 मिला ना, तो शुरू में 2 कहाँ है, शुरू में 2 यहाँ पे, तो क्या और चाहिए आपको, चाहिए 1 और 3, तो क्या अगले ही ऑर्डर्ड पेयर 1, 3 का है, बिल्कुल है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। बिल्कुल आसान सा एग्जाम्पल, आसान चीज़ें एकदम ही, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए।
अभी लास्ट टाइप और देख लेते हैं हम एक और, जो कि होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, एंड तीसरा कौन सा बच गया जो सबसे पहले पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए। वो रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, वो भी एलिमेंट्स की बुक के। ये वीडियोस दोनों ही CBSE बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। वैसे तो सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। So keep watching the videos and keep studying.